आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में यूरिया और उर्वरकों की लंबे समय से कमी के कारण किसानों को अभूतपूर्व संकट में धकेल रही है। उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित करने में योजना और ईमानदारी की कमी के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से यूरिया स्टॉक पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दोनों विरोधाभासी दावे कर रही है। अपने नंदीनगर आवास पर मीडिया से बात करते हुए रामाराव ने कहा कि किसान पिछले 2 महीनों से गांव और कस्बों में उर्वरक और यूरिया के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोर अक्षमता और क्षुद्र राजनीति के कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद को आईटी हब बनाने के लिए लगातार कांग्रेस और टीडीपी सरकार विशेषकर रूप से एन चंद्रबाबू नायडू को श्रेय दिया। आगे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कोई संदर्भ नहीं छोड़ा, जिनके कार्यालय में हैदराबाद में पिछले दशक में बड़ा बुनियादी ढांचागत विस्तार हुआ था। आज गचिबौली में एक एकीकृत उप रजिस्ट्रार कार्यालय की नींव रखने के बाद बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने निजामों, कांग्रेस नेताओं और विशेष रूप से नायडू और वाईएस राजशेखर रेड्डी की उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए सराहना की। उन्होंने हाईटेक सिटी, गचिबौली स्टेडियम, एम्बार बोल्डर हिल्स की स्थापना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए नायडू को हैदराबाद की आईटी क्रांति का वास्तुकार बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि थोड़ी सी बारिश के बाद भी हैदराबाद यातायात संकट और बाढ़ से गंदगी हो गया है। उन्होंने मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के जरिए शहर को बदलने का वादा किया है। विशेष रूप से रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव का उल्लेख करने से परहेज किया, जिनके कार्यालय में हैदराबाद ने वैश्विक आईटी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की और कालेश्वरम में पानी की पाइपलाइनों ने गोदावरी के पानी को राजधानी तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में लगभग 11 एकीकृत उप पंजीकीय कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर की है, जिसमें कालेश्वरम परियोजना बैराज के निर्माण में कथित अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाएं 14 मार्च 2024 को जारी सरकारी आदेश यानी जियो 6 को चुनौती देती है, जिसमें कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडीला बैराज के निर्माण की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया था। सरकार के मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव और न्यायमूर्ति पीसी घोष को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। याचिकाएं वर्तमान में उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा जांच के अधीन है। अपने दलीलों में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि आयोग की स्थापना बिना किसी विश्वसनीयता सबूत के पिछली भारत राष्ट्र समिति सरकार को बदनाम करने के एकमात्र इरादे से की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित थी, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके तैयार की गई थी और 2014 से 2023 के बीच उनके शासन रिकॉर्ड को बदनाम करने के लिए तैयार की गई थी। कालेश्वरम परियोजना का बचाव करते हुए याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि निर्माण सभी नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी इस परियोजना का विरोध किया था और इसे चुनाव में एक अभियान उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य भर में टैंकों, नहरों और लिफ्टों में दरार और क्षति के 177 मामले सामने आए हैं, जिनकी बहाली की लागत 335 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। सभी सिंचाई अधिकारियों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 3500 अस्थायी बहाली कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। यह देखते हुए कि आदिलाबाद, मुलुगु, महबूबनगर और सूर्यापेट ने उच्च स्तर की क्षति की सूचना दी गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने निर्देश दिया है कि अस्थायी बहाली कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। चेतावनी दी कि बाढ़ प्रबंधन में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने आगे कहा कि तेलंगाना दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, निचले इलाकों में बाढ़ प्रबंधन और किसानों को सिंचाई सहायता। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार दोनों को समान गंभीरता से संभालेगी। उन्होंने आगे कहा कि किसानों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा की जाए और उन्हें तत्काल राहत प्रदान की जाए।
गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से संबंधित विधेयक लाने पर कांग्रेस सांसद ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि वे रातों रात विधेयक क्यों लाएं, क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, इसलिए यह सिर्फ दिखावे के लिए है। महिला विधेयक की तरह यह सब सिर्फ नाटक है। आज की बात, बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझें। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। मैम पेपर भी फेंका, हंगामा भी हुआ। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने के बिल पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? कुल मिलाकर बीजेपी सरकार इन बिलों के जरिए हमारे देश को पुलिस राज्य बनाना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि हम उनका विरोध करेंगे। बीजेपी भूल रही है कि सत्ता शाश्वत नहीं है। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, भाजपा नेता रामकृष्ण रेड्डी के नेतृत्व में असामाजिक तत्वों के एक समूह ने मदरसा नोमानिया को बंद करने की मांग करते हुए बालापुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत 400 साल पुरानी कुतुबशाही मस्जिद हुसैनी सुल्तानपुर के सामने धरना दिया। जानकारी के मुताबिक जब धरना चल रहा था उस समय मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए जा रहे थे। वही अब इस पर MBT प्रमुख अमजदुल्ला खान का बयान सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। फ़िलहाल मैं जो हूँ बालापुर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ। अभी हम लोग जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बालापुर से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह यह है कि बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सुल्तानपुर में एक मस्जिद है, ख़दीम मस्जिद, तकरीबन 400 साल पुरानी ख़दीम मस्जिद है, मस्जिद हुसैनी। उस मस्जिद के तहत जो है एक मदरसा चलाया जाता है। मदरसे का नाम मदरसे नोमानिया। तो आज अचानक जो है कुछ बीजेपी के लीडर, जिसका नाम है रामकृष्ण रेड्डी, एक बीजेपी का लीडर है, और उसके साथ कुछ शरपसंद अनासिर यहाँ पर जमा होके मुसलसल 2-2.5 घंटे तक धरना देते रहे। अफसोस की बात यह है कि यह धरना बगैर परमिशन का रहा, और एक अफसोस की बात यह है कि यह धरने में जो है खुद पुलिस के आला ओहदेदार वहाँ पर मौजूद थे, तमाशबीन थे। और इस धरने में जो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है
वो वीडियो रिकॉर्डिंग में मुसलमानों के खिलाफ में धरना हो रहा। ये मदरसा आतंकवादियों का है। अरे आतंकवादी तुम लगा, मदरसे में कहाँ के आतंकवादी आते बोलो आप। तो बहरहाल ये एक मुद्दा है। यहाँ पर जो है मुसलसिल मुसलमानों के खिलाफ में धरने नारे लगते रहे और पुलिस खामोश तमाशा रही, इसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारा मुतालिबा है कि ये मदरसा तकरीबन 7 साल से चल रहा है यहाँ पर। ये मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद है, नमाज हो रही है। ये शरपसंद अनासिर इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बालापुर पुलिस को इमीडिएट अब आप देखिए वाक़या होके तकरीबन 8 घंटे होता। अगर कोई फ़र्ज़ करिए कोई मुस्लिम तंजीम ऐसा धरना देते, स्पॉट पे अरेस्ट कर लेते, केस में बुक करते, रिमांड करते। अभी तक उनके खिलाफ में कोई FIR इशू नहीं हुई। मैं हमारे इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि भाई कोई आप सोमोटो एक्शन लिए क्या, कोई आप FIR इशू करे क्या, नहीं हुई। तो ये हमारे मदरसे के जनाब अकबर खान साहब है, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है आपको यहाँ पर? इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में कांग्रेस सांसद किरण चमाला ने कहा कि वह पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हैं जिन्हें संविधान के बारे में जानकारी है, जो निर्वाचित होने पर वर्तमान सरकार की कठपुतली नहीं बनने जा रहे हैं। तेलंगाना के हर व्यक्ति को अब यह सोचना होगा कि यह तेलंगाना के लिए गौरव की बात है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि या पार्टियों की परवाह किए बिना आएं और यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट दें। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार 5 गारंटी स्कीम चला रही है। इसी बीच अब कर्नाटक की वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट जो भारत के CAG ने तैयार की है सामने आई है। CAG रिपोर्ट कर्नाटक विधानसभा में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में सरकार की गारंटी वाली योजनाओं की वजह से बढ़ते आर्थिक दबाव पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार ने साल 2023-24 में करीब 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें से लगभग 15% पैसा गारंटी योजनाओं पर खर्च हुआ। सरकार की 5 गारंटी योजना गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य शक्ति, युवा निधि योजनाओं पर खर्च हुए पैसों को लेकर CAG रिपोर्ट में बताया गया है कि इन योजनाओं की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। CAG के मुताबिक कर्नाटक का राजकोषीय घाटा 46,623 करोड़ रुपए से बढ़कर 65,522 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 से 24 में कर्नाटक की आय सिर्फ 1.86% बढ़ी, जबकि खर्च 12.54% बढ़ गया और इसका मुख्य कारण गारंटी योजनाएं हैं। कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं पर CAG की रिपोर्ट पर भाजपा विधायक CA नारायण ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास 50 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव होने के बावजूद उन्होंने कर्नाटक के प्रशासन में इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया है। सत्ता में आने के बाद से सरकार ने करों में उल्लेखनीय वृद्धि की है और वादे से 15% अधिक राजस्व एकत्रित किया है, फिर भी इसका लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शासन, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कमी देखी जा रही है, जो मानव विकास सूचांक को प्राथमिकता देने जैसी कई चीज़ों में विफलता का संकेत है। सरकार धन का कुप्रबंधन कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा उधार ले रही है, जिससे राज्य की हालत बिगड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि राजकोष से लेकर ठेकों तक हर स्तर पर लूट मची हुई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने के विधेयक पर उन्होंने कहा कि नेताओं को जवाबदेह ठहराने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। जनता लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधित विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं इन विधेयकों के बारे में इतनी अच्छी तरह नहीं जानता कि आपको कोई टिप्पणी दे सकूं। पहली नज़र में ये उचित लगता है कि जो कोई भी गलत काम करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और उसे किसी उच्च संवैधानिक पद या राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बात सही है। ऑनलाइन गेमिंग के दूसरे मुद्दे पर मैंने 2019 में एक लेख लिखा था, जिसमें मेरे विचार से सरकार को ऑनलाइन गेमिंग को वैध बनाना चाहिए और उस पर कर लगाना चाहिए। अगर आप इसे यूं ही प्रतिबंधित कर देते हैं तो यह भूमिगत हो जाता है और माफिया इसे पैसा कमाते हैं। आदर्श रूप से इस तरह के मुद्दे को एक अस्थायी समिति को भेजना चाहिए और इस पर विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। कर्नाटक मंत्रिमंडल के अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति HN नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों के आधार पर 17% कोटे को
3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार एससी यानी दक्षिणपंथी और एससी वामपंथी समूहों को 6% आरक्षण मिलेगा, जबकि लंबानी, भोवी, कोरमा, कोरचा जैसे अस्पृश्य दलित समुदायों के साथ साथ जाति पिछले और खानाबदोश समुदायों को 5% आरक्षण मिलेगा। इसमें एससी श्रेणी की 101 जातियां शामिल हैं। यह निर्णय कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद लिया गया, जिसमें आयोग की 1766 पृष्ठों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी गई इस रिपोर्ट में मूल रूप से 5 श्रेणियों में विभाजन का सुझाव दिया गया था, लेकिन कैबिनेट ने इससे घटाकर 3 श्रेणियों में कर दिया। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि बैठक सार्थक रही और सभी अनुसूचित जाति समुदायों के मंत्री संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कल सदन में एक बयान देंगे। पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगदागी ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि संतुलन के लिए कुछ श्रेणियों को मिलाकर समूह का पुनर्गठन किया गया है। हालांकि सूत्रों ने संकेत दिया है कि अधिकांश पिछले और खानाबदोश समुदाय इस पुनर्वर्गीकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़े विधेयक पेश किए। इन विधेयकों के मुताबिक यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोप हो और वे लगातार 30 दिन जेल में रहें तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। विधेयक पेश होते ही लोकसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया और कई सांसद लोकसभा की वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने विधेयक की कॉपियां फाड़ दी और उनके टुकड़े गृह मंत्री अमित शाह की ओर उछाले। अमित शाह ने बिल पेश करते समय कहा कि सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। इसके बावजूद विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।